Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 17 of our spectrum, that is emergence of Swarajas, socialist ideas, revolutionary activities and other forces. We studied about revolutionary activities in Bihar, Punjab and United Provinces. Now we'll move to the second faction that emerged in Bengal. So what happened was in 1920s, a lot of revolutionary groups actually reorganized their underground activities, and there were others who actually worked under the Congress. I had told you earlier in my previous lectures that some of these revolutionary groups had joined, not joined exactly, but they were working for Congress, right? So, what happened was when they were working for Congress, जब वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे तो उनके पास एक्सेस आ गया मासेस का. लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ गया. दे कुड इंटरेक्ट विद मासेस एंड दे हैड एक्सेस टू द मासेस. जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली उनके पास एक्सेस नहीं है मासेस के पास, मासेस के साथ, राइट? तो जो कांग्रेस के अंदर काम कर रहे थे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स, उनको एक्सेस मिल गया मासेस का. बहुत सारे ऐसे उनमें से रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने कोऑपरेट किया सी आर दास जी के साथ. सी आर दास जी आपको पता है, राइट? स्वराजिस्ट थे वो. तो स्वराजिस्ट एक्टिविटीज़ जो थी उसमें कोऑपरेट किया बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स ने. लेकिन जब 1925 में सी आर दास जी की डेथ होती है तो जो ये कांग्रेस है ये दो फैक्शन में डिवाइड हो जाता है, राइट? कांग्रेस एज अ होल नहीं, जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है. एक्चुअली बंगाल कांग्रेस, द राइट वर्ड इज बंगाल कांग्रेस, एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू फैक्शंस, राइट? द फर्स्ट वाज led by J.M. Sen Gupta and the second one was led by Subhash Bose. जो J.M. सेन गुप्ता लीड कर रहे थे उनको ज्वाइन किया अनुशीलन ग्रुप ने, राइट? और सुभाष बोस को जिन्होंने ज्वाइन किया उनका नाम था युगांतर, राइट? सो टू फैक्शंस में बंगाल कांग्रेस डिवाइड होती है. पहला है J.M. सेन गुप्ता और उनको अनुशीलन ने ज्वाइन किया. सेकंड है सुभाष बोस और उनको युगांतर ने बैक किया, राइट? यहाँ तक आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ वी सी कि जो ये रीऑर्गेनाइज ग्रुप्स है वो बहुत सारे एक्शंस करते थे, लाइक असैसिनेशन ऑफ यू नो असैसिनेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स. जैसे कि एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था ऑन चार्ल्स टेगार्ट, who was the police commissioner at that time, by गोपीनाथ साहब, राइट? लेकिन चार्ल्स की जगह पे किसी और इंसान की, समवन नेम्ड डे, राइट, समवन नेम्ड डे, उनकी डेथ हो जाती है. तो चार्ल्स डिकार्ड बच जाते हैं और डे नाम के एक इंसान की डेथ हो जाती है, राइट? तो गोपीनाथ साहा को इस वजह से अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद हैंग कर दिया जाता है, और सुभाष बोस और बहुत सारे अदर और भी लोगों को इस बात के लिए अरेस्ट किया जाता है, ठीक है? अब क्या है कि आपको यहाँ पे नजर आएगा कि बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट रिप्रेशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है. जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है वो एक सेटबैक यहाँ पे फेस करती हुए आपको नजर आएंगी, क्योंकि जब आप गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो यही बोलती है ना कि अगर आप वायलेंस करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर द गवर्नमेंट टू सप्रेस यू. तो यहाँ पे भी आपको यही नज़र आता है कि गोपीनाथ साहा को हैंग कर दिया जाता है और एक सेटबैक मिलता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, और गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाता है टू सप्रेस देम. लेकिन फिर से आप देखेंगे कि रीग्रुपिंग ऑफ दीज रेवोल्यूशनरी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अब जो रीग्रुपिंग है वो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट ग्रुप्स, ठीक है? तो रिवोल्ट ग्रुप्स के हिसाब से इनकी रीग्रुपिंग हो रही है अब, ठीक है? तो पहले आप देखेंगे कि इंडिविजुअल एक्शंस आप देखने लगेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आप चार्ल्स टिगार्ड पे असैसिनेशन अटेम्प्ट करते हैं गोपीनाथ साहा. उसके बाद क्या होता है कि उनकी जगह पे किसी डे नाम के इंसान की डेथ हो जाती है, एंड गवर्नमेंट जो है वो नए ऑर्डिनेंसेस लाती है, उनको सप्रेस करती है जो रेवोल्यूशनरीज है उनको,
और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करती है, गोपीनाथ साहा को हैंग करती है, और इस तरीके से एक सेटबैक होता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, क्योंकि वायलेंस को सप्रेस करना आसान होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट के पास फोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं एट देयर डिस्पेंस, जो कि वो यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइप के रिवोल्ट को ख़त्म करने के लिए, राइट? उसके बाद जो ये रीग्रुपिंग होती है रेवोल्यूशनरीज की, वो होती है रिवोल्ट ग्रुप्स के टाइप में, राइट? इसमें एक बहुत ही फेमस और एक्टिव जो रिवोल्ट ग्रुप है उसका नाम है चिटागोंग ग्रुप, ठीक है, जो था सूर्यसेन के अंडर में, ठीक है, चिटागोंग ग्रुप जो कि सूर्यसेन के अंडर में था। इन्होंने एक बहुत बहुत बड़ा एक अटेम्प्ट किया था, दैट वाज चिटागोंग आर्मरी रेड, जो कि सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, 1930s में हुआ था। अगर यहाँ पे आप सूर्यसेन जो है उनकी आइडियोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कहते थे ह्यूमनिज्म इज अ स्पेशल वर्च्यू ऑफ अ रेवोल्यूशनरी। तो वो ह्यूमनिज्म प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक स्पेशल वर्चू है रेवोल्यूशनरी का। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको इसलिए कोट दे रही हूँ, एज आई टोल्ड यू, कभी भी कोई पर्सनालिटी आती है, ट्राई टू गिव यू अ कोट ऑफ हिज और हर, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट ही और शी थिंक्स, हाउ ही और शी थिंक्स, राइट? तो जो सूर्य सेन थे, हमें पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, और एक टीचर के तौर पे वो नज़र आए थे इन नेशनल स्कूल्स इन चिटागोंग, ठीक है। उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था काफ़ी टाइम के लिए। 1928 में उन्होंने जब वो रिलीज़ हुए तो उसके बाद उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू की थी। उसके बाद वो कांग्रेस में काम करना शुरू किए। उसके बाद वो सेक्रेटरी बने चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, ठीक है। पोइट्री को पसंद करते थे, टैगोर के फ़ैन थे, काजी नजरुल इस्लाम की भी पोइट्री को पसंद करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ऑर्गेनाइज करना चाहिए एक आर्म्ड रिबेलियन अलोंग विद माय एसोसिएट्स, और उनके एसोसिएट्स का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकनाथ बॉल। अनंत, गणेश एंड लोकनाथ, ठीक है। इनके साथ उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक आर्म्ड रिबेलियन रेस करेंगे ताकि वो चैलेंज कर पाए माइटी ब्रिटिश एम्पायर को। ये जो भी आर्म्ड रिबेलियन या फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती थी, उसका एम किसी को किसी का नुकसान पहुंचाना नहीं होता था एवर। वो सिर्फ एक मैसेज सेंड करने के लिए होता था, एक चैलेंज सेट करने के लिए होता था ब्रिटिश एम्पायर के लिए कि व्हाट इंडियंस वर केपेबल ऑफ डूइंग, ये दिखाने के लिए, ठीक है। जो दो मेन आर्मरीज थी चिटागोंग की, उसको सीज करने का इन्होंने सोचा, और जो आर्म्स हैं वो उसको रेवोल्यूशनरीज तक पहुंचाने का सोचा, और टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइंस जो हैं उसको बंद करने का सोचा, और डिसलोकेट करने का सोचा रेलवे लिंक ऑफ चिटागोंग। तो ये बड़ी सी एक प्लानिंग थी। सीज करेंगे आर्मरीज को आप चिटागोंग में, जो आर्म्स है आप रेवोल्यूशनरीज को पहुंचाएंगे, जो टेलीफोन और टेलीग्राफ फैसिलिटी है उसको डिसरप्ट करेंगे, डिसलोकेट कर देंगे आप रेलवे लिंक को ऑफ चिटागोंग, ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पंजाब। तो आप एक तरीके से उसको आइसोलेट करके उस पर रेड करके आप वहाँ की आर्म्स जो है वो बाकी रेवोल्यूशनरीज में देने की कोशिश कर रहे हैं। जो रेड है वो कंडक्ट होता है 1930 में, अप्रैल 1930 में 65 एक्टिविस्ट इसमें पार्ट लेते हैं अंडर द बैनर नेम आपको पता होना चाहिए, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसका चिटागोंग ब्रांच की जो है उसका उसके अंडर उसके बैनर के अंडर में ये रेड होता है, एंड इट प्रूव्स टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। जब वहाँ सेन पहुँचते हैं तो वो वहाँ पे नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं, सल्यूट करते हैं, और उसके बाद प्रोक्लेम करते हैं प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ही इज प्रोक्लेमिंग अ गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। राइट, so he hoists the flag, he proclaims a provisional government, right?
what happens is afterwards, as I told you, government इन सब एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती थी उस टाइम पे. ब्रिटिशर्स वैसे भी बहुत रिप्रेसिव इन नेचर थे, तो ऑब्वियसली उनको सेट करना होता था एग्जाम्पल. तो उन्होंने वही किया, सूर्य सेन को अरेस्ट किया एंड ही वॉज हैंग्ड इन 1934 सैडली. ओके. उसके बाद आप देखेंगे, अब हम देखते हैं एस्पेक्ट्स. तो ये हम चिटागोंग जो आर्म्ड हमारा आर्मरी रेड है वो हम देख चुके हैं. अब हम एस्पेक्ट्स देखते हैं ऑफ दीज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो कि बंगाल में हुए उस वक्त. सबसे पहले तो आप देखेंगे जो पार्टिसिपेशन है ऑफ यंग वुमेन. बहुत लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था यंग वुमेन का, स्पेशली अंडर सूर्य सेन. तो सूर्य सेन के अंडर में तो बहुत ज़्यादा यंग वुमेन का पार्टिसिपेशन था इन दीज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, राइट. जो ये विमेन थी वो क्या क्या करती थी, वो शेल्टर प्रोवाइड करती थी, मैसेजेस कैरी करती थी, गन्स उनके हाथ में होते थे, दे यूज्ड टू फाइट विद गन्स. ठीक है. प्रोमिनेंट विमेन अगर हमें यहाँ पे पढ़ने हो जिनका आपको नाम याद ही होना चाहिए, उनमें है प्रीति लता वाडेदार, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी. ठीक है. हु डाइड वाइल कंडक्टिंग अ रेड. ठीक है. तो वो शहीद हुई वाइल कंडक्टिंग अ रेड. तो प्रीति लता वाडेदार है यहाँ पे. कल्पना दत्त जी हैं, राइट, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था और शी वाज ट्राइड अलोंग विद सूर्य सेन. ठीक है. एंड गिवन अ लाइफ सेंटेंस आफ्टर दैट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीति लता जी, जिनको शी डाइड वाइल कंडक्टिंग अ रेड. देन यू हैव कल्पना दत्त जी, who was given a life sentence. Then you have Shanti Ghosh ji, right, and Suniti Chanderi ji, right. इसके अलावा स्कूल एक था कौमिला गर्ल्स स्कूल. ठीक है. वहाँ की भी जो गर्ल्स थी, दे शॉट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन 1931, राइट. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उन्होंने शूट किया. देन देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बीना दास जी. बीना दास जी ने पॉइंट ब्लैंक फायर किया था गवर्नर को वाइल रिसीविंग हर डिग्री एट कॉन्वोकेशन. आप समझ सकते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का लेवल. 1932 में जब उन्हें डिग्री दे रहे थे गवर्नर, तो उन्होंने वहां पे पॉइंट ब्लैंक उनको शूट कर दिया था. ठीक है. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एम्फोसिस यहाँ पे ग्रुप एक्शन पे है. इनिशियली जब हमने पढ़ाई शुरू की थी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि हीरोइक एक्शन, इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन पे एम्फोसिस था. बट एम्फोसिस अब शिफ्ट हो चुका है ग्रुप एक्शन पे. ठीक है. और एम्ड किस पे है, कहाँ पे आपको ग्रुप एक्शन करना है, ऑर्गन्स ऑफ कॉलोनियल स्टेट. इंडिविजुअल्स की जगह पे आपको जो ऑर्गन्स ऑफ कॉलोनियल स्टेट, उन पे एक्शन करना है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप एक सेट करें एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द यूथ एंड डीमोरलाइज द ब्यूरोक्रेसी. जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी है उसको आप डीमोरलाइज करिए, यूथ के लिए आप एग्जाम्पल सेट करिए. ये कुछ जो था वो इनका एम था. ठीक है. जो अर्लियर हिंदू रिलीजियोसिटी थी उसको अभी शेड कर दिया गया है. मतलब कि पहले जो रिचुअल्स होते थे जैसे ओथ टेकिंग के एक्सेट्रा, राइट, वो सब अब हटा दिए गए. इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो एसोसिएट करने लगे थे. जैसे कि मीर अहमद, फ़कीर अहमद मियाँ, तुनू मियाँ, ये सब सूर्य सेन के साथ मिल गए थे, क्योंकि रिचुअल्स जो है हिंदू रिचुअल्स वो नहीं हो रहे थे. और अदर रिलीजन्स कुड ऑल्सो रिलेट टू वट एवर वॉज हैपनिंग. ओके. within the revolutionary group. We'll see the drawbacks of these activities. First of all, यहाँ पे conservative elements थे. ठीक है. वो हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे कुछ रिटेन हुए conservative elements. ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक गोल्स जो है उसको ये कैटर नहीं कर पाए. ठीक है. तो फेल टू इवॉल्व सोशो इकोनॉमिक गोल्स. ठीक है. ऑल्सो आपको मैंने बताया था बंगाल के बारे में कि वहाँ पे जो मुस्लिम जो पेजेंट्री थी वो मोस्टली मुस्लिम थी, और जो उनके ज़मींदार थे वो मोस्टली हिंदू थे. तो उनकी प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही है. तो वहाँ पे सपोर्ट मिला नहीं स्वराजिस को मुस्लिम पेजेंट्री के बीच में, राइट. ऑफिशियल रिएक्शन क्या हुआ होगा, आप सोच सकते हैं कि पैनिक होगा, सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन होगा. 20 रिप्रेसिव एक्ट्स आए इस वक्त. आप समझ सकते हो कि 20 एक्ट्स अगर गवर्नमेंट ला रही है तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली फ्रंट फुट पे खेल रही है और ऑब्वियसली पूरी तरीके से सप्रेस करना चाह रही है, राइट.
प्यूनिटिव फाइन्स हुए बहुत लोगों पे, बहुत सारे विलेजेस, चिटागोंग के जितने भी विलेजेस थे उन पे उनको बर्न कर दिया गया, उनको बहुत ज़्यादा उन पे फाइन्स इम्पोज की गई। तो आप समझ सकते हैं बर्निंग हुई ऑफ विलेजेस, फाइन्स इम्पोज किए गए बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। यहाँ पे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट, नॉट इंडियन गवर्नमेंट, डोंट राइट इंडियन गवर्नमेंट, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी यहाँ पे इन इंडिया, राइट, colonial government. Then Jawaharlal Nehru at this time was arrested for sedition, ठीक है, 1933 में, एंड गिवन 2 years का सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको प्रेज किया था एज हीरोज़, उनकी हीरोइज्म को प्रेज किया था, और उन्होंने इम्पीरियलिस्ट जो टेंडेंसीज हैं, इम्पीरियलिज्म जो है उसको उन्होंने कंडेम किया था। तो उनको 2 साल के लिए सेडिशन चार्जेस पे जेल में डाल दिया गया था 1933 में। तो आप समझ सकते हैं मेजर लीडर्स, यूथ लीडर्स जो है, जो कांग्रेस में इमर्ज हो रहे हैं, जो रेवोल्यूशनरीज हैं, उनको किस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है, राइट। आगे हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग। भगत सिंह के ऊपर लेकर पढ़ेंगे और एचआरए के ऊपर पढ़ने वाले हैं, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर मेंस, सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, ऑल द बेस्ट।